हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। केमिस्ट्री की जो 800 क्वेश्चन की अपने एक सीरीज चल रही है उसका ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम पार्ट नंबर 3 को कवर करेंगे। इस तीसरे पार्ट में हम 201 से लेके 300 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने 200 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। तो आज का ये अपने जो तीसरी वीडियो है इसकी यानी पार्ट नंबर तीसरा है। को सबसे पहले क्वेश्चन है आपका आज का 201 नंबर का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो बारूद बनाया जाता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा, पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका उपयोग किया जाता है तो बी ऑप्शन सही होगा, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 होगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है तो इसका ऑप्शन सी होगा, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। क्या क्या हो गया देखो, एक तो हो गया चारकोल, दूसरा हो गया सल्फर और तीसरा हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। ये जब तीनों आपस में इनको मतलब मिलाया जाता है तो गन पाउडर का निर्माण होता है। गन पाउडर किससे बना हुआ होता है तो सी ऑप्शन सही होगा, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। तीसरा क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। यानी समुद्र का जो पानी होता है उसमें कौन सी धातु निकाली जाती है। पोटेशियम नहीं होता है, एल्यूमिनियम भी नहीं होता है, बेरिलियम भी नहीं होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। क्या होता है अपन कह सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। यहाँ पे कैल्शियम ऑप्शन नहीं है तो हम बी को सही करेंगे। यहाँ पे एक मैग्नीशियम ऑप्शन है अपने पास, तो 203 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम निकाली जाती है। 204 का सही 204 क्वेश्चन है, अति मूल्यवान खनिज टाल्क जिसको क्या कहते हैं, सोपस्टोन कहते हैं, क्या होता है मुख्यतः ये होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट। देखो RS RTS 2 में पूछा गया, नहीं RS प्री के एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ पे 204 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मैग्नीज सिलिकेट कहलाता है सोपस्टोन। 205 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है। यानी देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, या क्लोराइड का, या सल्फेट का। तो यहाँ पे हमें याद रखना है मैग्नीशियम तो आगे इसने कॉमन दे दिया है सभी ऑप्शनों में, लेकिन हमें ध्यान रखना है सल्फेट। किसका याद रखना है, सल्फेट को ध्यान रखना है। यहाँ पे रंगाई और जो चर्म उद्योग है उसमें रंग बंधक के रूप में कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो 205 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 206 नंबर का क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व यानी एंटी एसिड। प्रति अम्ल का मतलब होता है एंटी एसिड। क्या हो जाता है, एंटी एसिड। अब ये एंटी एसिड क्या है तो ये होता है MgOH। क्या होता है, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं इसको हम, MgOH होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है, सी ऑप्शन है, MgOH/2। क्या होता है, MgOH/2 होता है। 207 नंबर का क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो लैक्सेटिव के रूप में, दर्दनाशक के रूप में, सिडेटिव के रूप में, या एंटीबायोटिक के रूप में। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसका लैक्सेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एप्सम्स लवण किसका यौगिक है तो एप्सम यौगिक, इसका लवण यानी ये एक लवण है एप्सम्स लवण, ये किस यौगिक से बना होता है तो ये मैग्नीशियम से बना होता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। जो एप्सम्स लवण होते हैं वो किस यौगिक से बना होता है तो ये इसका मुख्य जो तत्व होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है, मैग्नीशियम। 208 का अपना सही आंसर बी रहेगा। इसके बाद में 209 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है। देखो यहाँ भूपर्पटी पर बोला गया है, ना कि अंतरिक्ष में पूछा गया है, नहीं पृथ्वी के अंदर, ना ही वातावरण में। देखो यहाँ पे हमें पृथ्वी की परपट्टी अर्थात जो भूपर्पटी उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है यानी धातु कौन सा है। तो यानी धातु पूछा है तो वो एल्यूमिनियम होगी। कौन सी होगी, एल्यूमिनियम होगी। और एल्यूमिनियम
का एटॉमिक नंबर कितना है? 13 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। याद रखना, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली इस पृथ्वी पर कोई धातु पाई जाती है तो वो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाई जाती है। इसके बाद बॉक्साइट अयस्क किसका है? तो बॉक्साइट अयस्क है वो एल्यूमिनियम का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम RS प्री में है, फिर कांस्टेबल एग्ज़ाम में है, LDC एग्ज़ाम, उन कई एग्ज़ामों में देखो, NDA है, RRB, NTPC, कई एग्ज़ामों में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो 210 का अपना सही आंसर B रहेगा, एल्यूमिनियम का। इसके बाद है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ये भी इम्पोर्टेंट है, एल्यूमिनियम का। देखो बॉक्साइट और क्रायोलाइट दोनों ही किसके हैं? एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 211 का अपना सही आंसर हो जाएगा D, एल्यूमिनियम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 212 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था जो एल्यूमिनियम होता है वो यानी बॉक्साइट अयस्क होता है किसका? एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम, एल्यूमिनियम। देखो लोहे का, सोने का, इस्पात का बॉक्साइट से कोई मतलब नहीं होता है, बॉक्साइट का मतलब होता है एल्यूमिनियम से। तो यहाँ पे A सही ऑप्शन हो जाएगा अपना। आगे बढ़ते हैं, 213 नंबर का क्वेश्चन है। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, अभी हमने पढ़ा कि भूप्रवृत्ति में इस पूरे विश्व में सर्वाधिक एल्यूमिनियम की मात्रा है, लेकिन लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है। क्या कारण है? देखो D इसका ऑप्शन है। देखो यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं, एल्यूमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि एल्यूमिनियम और लोहा ज़्यादा उपयोग होता है। एल्यूमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु है, ये भी गलत है। ये भी गलत हो जाएगा कि महंगे के कारण। देखो एल्यूमिनियम उत्पादन की जो धात्विक विधियाँ है वो लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली, यानी एल्यूमिनियम को जब अयस्क यानी खनिज खनन करके निकाला जाता है और एक लोहे को निकाला, दोनों के कंपैरिजन की जाए तो जो एल्यूमिनियम होता है वो काफ़ी खर्चीली है। यानी एल्यूमिनियम को निकालने की जो विधियाँ होती है, उनके अयस्क फिर उसको एल्यूमिनियम बनाना, ये खनन की जो विधियाँ हैं वो काफ़ी महंगी पड़ती है। इसलिए हम एल्यूमिनियम का उत्पादन कम हो रहा है किसकी तुलना में? लोहे की तुलना में। 214 नंबर का क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि नहीं है या सही है। तो इस प्रकार यहाँ पूछा गया सही नहीं है। तो देखें, देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फोटेरिक होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फोटेरिक होता है। एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ये गलत है। ये अयस्क के रूप में पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि बॉक्साइट अयस्क के रूप में, क्रायोलाइट अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, ना कि सीधा प्रकृति में एल्यूमिनियम थोड़ी प्राप्त होता है। ये पहले क्रायोलाइट है, फिर बॉक्साइट है, इन अयस्कों के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अपना B ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। और गर्म सांद्र गंधक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ SO2 गैस देता है, तो ये भी सही है। देखो सही ऑप्शन देख लें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फोटेरिक होता है, बिल्कुल सही है। फिर नाइट्रिक अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी सही है। और गंधक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके SO2 गैस देता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र पाया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अर्थात अपना आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। 215 नंबर का क्वेश्चन है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का उपयोग किया जाता है। 215 का सही आंसर आपका हो जाएगा D, पोटास एलम। रक्तस्राव रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का उपयोग किया जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 216 नंबर क्वेश्चन की। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सिरका, बेकिंग सोडा, एलम या टार्टरिक एसिड का? तो इसमें प्रयोग किया जाता है एलम का। तो ऑप्शन नंबर C अपना सही हो जाएगा। जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एलम का प्रयोग किया जाता है। 217 क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने में किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का किसका उपयोग किया जाता है? अग्निरोधक कपड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो 217 का ऑप्शन डी अपना सही होगा। एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने में किया जाता है। 218 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? तो हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को क्या कहते हैं? जियोलाइट कहा जाता है। एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम करते हैं ये, ठीक है। जियोलाइट क्या है? हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को हम क्या कहते हैं? जियोलाइट कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरा याद रखना इसका सूत्र ये। 219 नंबर का क्वेश्चन है, पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? यानी पसीना रोकने के लिए जो केमिकल का यूज़ किया जाता है, जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उन पदार्थों में मुख्य रूप से क्या होता है? तो एल्युमिनियम यौगिक होता है। उनमें क्या होता है? मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम। तो उनमें क्या होता है? एल्युमिनियम यौगिक होता है। यानी ऐसे कोई कहने का मतलब ऐसे कोई पाउडर है, ऐसे कोई पदार्थ होते हैं जिनसे पसीना रोकने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। गर्मियों के मौसम में विशेषकर इनका उपयोग किया जाता है। तो इनमें क्या होता है? तो इनमें होता है एल्युमिनियम यौगिक होता है। 219 का सही आंसर ए हो जाएगा, एल्युमिनियम यौगिक होता है। 220 नंबर का क्वेश्चन है, एल्युमिनियम एनट्राइड नाइट्राइड एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र होता है एल्युमिनियम AN, सीधा लिख लिया है इसमें, एल्युमिनियम AN होता है एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र। देन इसके बाद में है द प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हमने बुक में जब पढ़ रहा था तब भी इसको इम्पोर्टेंट कर लिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई, चाहे कांस्टेबल का, LDC का हो, इसके बाद RS प्री का हो, रीट का हो, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। जहाँ पे भी जनरल साइंस में केमिस्ट्री आती है तो वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये सूत्र है 2CaSO4 यानी कैल्शियम SO4.2H2O, ठीक है। यह ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सी, यानी 2 यानी 2 मोल तो कैल्शियम SO4 है, डॉट आपका H2 हो जाएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। 222 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या भी होने पर पड़ा? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। तो ये देखो यहाँ पे नाइट्रेट तो हमने देखा ही नहीं, क्लोराइड भी नहीं था। देखो सूत्र एक बार पुनः देख लेते हैं अपन, सूत्र इंपॉर्टेंट है इसका। देखो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये इसका सूत्र है और इसका रासायनिक नाम भी यही पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। 223 नंबर क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो टूटी हुई हड्डियां होती है उनको जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आपका सफ़ेद कलर का जो प्लास्टर होता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। सूत्र भी बता दिया, 2CaSO4.H2O इसका सूत्र होता है। और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 रहेगा, तो क्वार्ट्स किससे संबंधित है? तो कैल्शियम सिलिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? कैल्शियम सिलिकेट से। यानी कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहते हैं? क्वार्ट्स कहते हैं। क्वार्ट्स को क्या कहते हैं? कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। सूत्र याद रखें आप। 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा होता है? तो 25 का सही आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। CaOCN, कैल्शियम ऑक्सीजन Cl, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ये इसका मुख्य रूप से सक्रिय घटक होता है। जो सर्वाधिक सक्रिय घटक होता है ब्लीचिंग पाउडर का, वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसके बाद में 226 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखो
एक्स पीले रंग का एक पाउडर है, यानी कोई एक्स एक पदार्थ है जो कि पीले रंग का पाउडर है, और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें तीक्ष्ण गंध आती है, और हवा में खुला छोड़ देंगे क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण गंध आती है। और पीने के पानी में मिलाते हैं तो कीटाणु मुक्त करता है, और कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है, अर्थात एक्स की पहचान करें। यानी ये है क्या पदार्थ, तो ये पदार्थ है आपका CaCl2। यहाँ पे अपन ने ये जो पढ़ा था ना, ये ब्लीचिंग पाउडर है एक तरह का, हम ये कह सकते हैं ये क्या है, एक देखो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कह सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन काफ़ी घुमा के पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित। देखो पीले रंग का कोई पदार्थ है, हवा में छोड़ देते हैं तो तीक्ष्ण गंध आती है, पीने के पानी में मिलाते हैं तो कीटाणु मुक्त करता है, और कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके इसको तैयार करते हैं। तो ये है क्या पदार्थ, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। CaCO2 मतलब CaOCl2 इसका सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद में 27 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है। तो बुझे चूने पर से क्लोरीन गैस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, कि बुझे हुए जो चूना होता है उस पर से क्लोरीन गैस हम गुजारते हैं तो उससे क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है, तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस गुजारने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228 नंबर का क्वेश्चन है, विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाले, विरंजन पाउडर बोले या फिर ब्लीचिंग पाउडर बोले, बात ही की है, ठीक है, याद रखना, चाहे विरंजन पाउडर बोले चाहे ब्लीचिंग पाउडर बोले, क्या हो जाएगा, तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही, क्लोरीन गैस। क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 229 नंबर का क्वेश्चन है, देखो जल के निर्जलीकरण के लिए, किसके, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो जल के निर्जलीकरण के लिए किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। जैसे फिटकरी का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक व्यापक प्रयोग पूछा गया है, तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो 29 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए, ब्लीचिंग पाउडर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 230 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी फलों के पकाने के लिए कौन से पाउडर का, कौन से केमिकलों का उपयोग है। केमिकल का मतलब ये पाउडर के भी हो सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी, केमिकल्स का मतलब बताइए, तो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर ये पाउडर फॉर्म में भी हो सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। याद रखिए, देखो सोडियम क्लोराइड का उपयोग नहीं करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग नहीं करते, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2-3 और पाउडर हैं, 2-3 और तत्व हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, आके वो ज़रूर आएंगे। यहाँ देखें, देखो फलों के पकाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। 231 नंबर का क्वेश्चन है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो बुझे हुआ चूना से गुजार के तो ये तैयार किया जाता था, वो तो आपका था ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा था, वो था आपका ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन यहाँ पे है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम पूछा, तो कैल्शियम ऑक्साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है और बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका बी, कैल्शियम ऑक्साइड। चौक का रासायनिक नाम क्या है, तो चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। ये चौक का क्या है, ये चौक का एक रासायनिक नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट चौक का क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। निम्न में से क्या पानी में अघुलनशील है, पानी में घुलनशील क्या नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl, तो नमक है भाई ये, तो ये पानी में घुलनशील है। इसकी बात कर लिए अपने लिथियम ब्रोमाइड, तो LiBr, लिथियम ब्रोमाइड का मतलब होता है LiBr, तो ये भी पानी में घुलनशील है। मैग्नीशियम आयोडाइड, तो देखो MgI, मैग्नीशियम MgI2 भी कह सकते हो और MgI, तो ये भी पानी में घुलनशील है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट
पानी में घुलनशील नहीं है, ठीक है। एक तरह का चूना है ये कह सकते हैं अपन इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, या मतलब पत्थर है ये, क्या चूना पत्थर है। क्या चूना पत्थर पानी में पिघलता है क्या, मतलब पूर्ण रूप से डिजोल्व होता है क्या, नहीं, ठीक है। आप चौक है या कोई पत्थर है ये कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है कहने का मतलब मार्बल, एक टाइप का पत्थर, चूना पत्थर कह सकते हैं, ये पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 234 नंबर का क्वेश्चन है, मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी किया जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो यानी मार्बल का सूत्र क्या है, मार्बल का सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। 235 नंबर का क्वेश्चन है आपका को, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम सल्फेट। कौन सा, ये ऑप्शन दे रखे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड। इनमें से जो पाया जाता है सर्वाधिक वो पाया जाता है आपका कैल्शियम सल्फेट। मानव की हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ या तत्व कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु है। देखो संक्रमण धातुओं की पहचान करने के लिए हमें जो आपकी आवर्त सारणी उसके डी ब्लॉक पता होना चाहिए। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण चौथी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। हमें मुख्य रूप से 3 ट्रांजिशन एलिमेंट पता होनी चाहिए और इसके द्वारा हम संक्रमण धातु की पहचान कर सकते हैं। देखो एल्यूमिनियम नहीं आता है, मैग्नीशियम नहीं आता है, कैल्शियम नहीं आता है, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ये तो आपके 4 धातु 4 मृदा धातु वाले में आ जाते हैं। जबकि यहाँ से अपन बात करें मैग्नीज होता है Mn, जो Mn है वो कहाँ पे है, 25 नंबर पे है, एटॉमिक नंबर 25 है Mn का, और ये एक संक्रमण धातु है। कैसी है, संक्रमण धातु होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 37। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में डैश डैश की अधिकतम मात्रा के संकेत है। तो किसकी अधिकतम मात्रा के संकेत है, ये मैग्नीज की अधिकतम मात्रा के। देखो मैग्नीशियम कैल्शियम ये तो होते ही हैं, लेकिन इनके कारण इतने ज़्यादा धब्बे या कठोरता नहीं आती है। लेकिन अगर मैग्नीज ज़्यादा मात्रा में है तो वो बादामी रंग के धब्बे बनने लग जाते हैं, धब्बे बनने लग जाते हैं। तो 237 का अपना सही आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीज। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और 238 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरह उपयोग होता है, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। आपने लैब में भी देखा होगा, केमिस्ट्री की जो लैब में गए होंगे आप में, तो एक गहरा जामुनी कलर का बड़े बोतल में इस तरह से भर के रखा जाता है इसको, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। इस पदार्थ का क्या पूछा गया है, रासायनिक नाम, केमिकल नेम पूछा गया है। इसका केमिकल नेम क्या है, इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 होगा आज का अपना। देखो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है, क्योंकि वह क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखो पोटेशियम परमैंगनेट का जो प्रयोग होता है वो पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इसका कारण क्या होता है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बी अपना सही ऑप्शन है। इसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो पहला हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा था, एल्यूमिनियम था, ठीक है। लेकिन हमें कौन सा पूछा गया, दूसरा तत्व, तो दूसरा तत्व कौन सा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लोहा। ए अपना बिल्कुल सही ऑप्शन ए होगा, लोहा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है। देखो बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, लिग्नाइट तो कोयला है, और नाइट्राइट तो उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का यौगिक है। नाइट्राइट नाइट्रोजन का यौगिक है, उर्वरक बनाने में उपयोग होता है। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का यौगिक अयस्क है, और लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार है। तो बच्चा बी ऑप्शन, बी
मैग्नेटाइट होता है, देखो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सिडेराइट है, ये सारे क्या होते हैं, ये लोहे के अयस्क होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, लोहे के अयस्क और बॉक्साइट के अयस्क और जिंक के। देखो तीन याद रखना, एक तो Fe लोहे के और एल्यूमिनियम के और जिंक के, इन तीनों के अयस्क एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे आ गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक है तो लोहे का अयस्क है, तो Fe3O4, Fe3O4 इसका सूत्र होता है, ये रहा बी ऑप्शन। Fe3O4 ये मैग्नेटाइट कहलाता है और ये Fe लोहे का अयस्क होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। देखो चूने का पत्थर भी नहीं होगा, मोनोजाइट रेत भी नहीं होगा, पीच ब्लेड ये तो जिंक का है, ठीक है। यहाँ पे बचा है डी, हेमेटाइट, ठीक है। एक तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट मैंने बताया था। देखो Fe2O3 क्या हो जाएगा, Fe2O3 क्या है, हेमेटाइट कहलाता है, तो इससे लोहा प्राप्त होता है। 243 का सही ऑप्शन डी होगा, हेमेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीन अन्य से भिन्न है, यानी चार विकल्प में से कौन सा अलग है। देखो हेमेटाइट का मतलब होता है Fe का अयस्क, लिमोनाइट का मतलब होता है Fe का अयस्क मतलब लोहे का अयस्क, मैग्नेटाइट का मतलब होता है Fe लोहे का अयस्क। लेकिन डी ऑप्शन में क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, तो अपना डी ऑप्शन अपने आप में अलग हो जाएगा। 244 का क्वेश्चन नंबर डी सही ऑप्शन होगा, डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपचयन। 45 का सही आंसर डी है, लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन की प्रक्रिया होती है इसमें। कठोर स्टील में होता है, कठोर स्टील में कार्बन की प्रतिशत पूछी गई है, यानी जो कठोर स्टील होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो कार्बन की मात्रा 0.5 से 1.5% तक कार्बन यूज़ किया जाता है। तो 46 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। 0.5 से 1.5% कार्बन, मतलब इतने प्रतिशत कार्बन यूज़ किया जाता है कठोर स्टील के अंतर्गत। 47 नंबर का क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो बीपीएससी ने, बिहार स्टेट पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, पब्लिक स्टेट कमीशन में। तो ये हो जाएगा आपका क्रोमियम। क्या हो जाएगा, क्रोमियम में हो जाएगा। क्रोमियम कितने नंबर पे होता है, तो क्रोमियम Cr प्रतीक सिंबल होता है, Cr प्रतीक चिन्ह, और ये 24 पे उपस्थित होता है, यानी एटॉमिक नंबर 24 होता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम को मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। तो 48 का सही आंसर, 48 का सही आंसर बी हो जाएगा, क्रोमियम धातु। 49 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है, यानी किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को पुनः पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए, आप ध्यान से सुनना इसको। तो विद्युत तापी साधन, जैसे अपन कह सकते हैं हीटर, तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 250 नंबर का क्वेश्चन है, जौहरी का रोज क्या होता है, जौहरी का रोज क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन को याद रखें अच्छे से, फेरिक ऑक्साइड को, किसको, फेरिक ऑक्साइड को जौहरी का रोज कहा जाता है। लोहे का शुद्ध रूप, यानी लोहे का शुद्ध रूप क्या है, देखो कच्चा लोहा तो शुद्ध होगा ही नहीं, ढलवा लोहा भी नहीं होगा, पिटवा लोहा या स्टील लोहा। पिटवा लोहा होता है वो शुद्ध रूप होता है। लोहे का शुद्ध रूप कौन सा कहलाता है, तो बी ऑप्शन सही होगा, 51 का बी ऑप्शन सही होगा, पिटवा लोहा होता है वो शुद्ध कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की संख्या समान होती है,
तो ये असंगत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट की समान नहीं होती है यहाँ पे। इसके बाद देखिए बी ऑप्शन सही है कि आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल संख्या समान होती है। याद रखें, देखो कॉपर की समान नहीं होगी, यहाँ पे भी कॉपर आ गया ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉपर आ गया ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉपर आ गया गलत हो जाएगा। कॉपर की जो क्रिस्टलों की संख्या है तो आयरन के साथ समान नहीं होती, आयरन के साथ जिसकी समान होती है वो आपका हो जाएगा जिंक सल्फेट। आयरन और जिंक सल्फेट की होती है वो समान होती है, जबकि कॉपर की इनके साथ समान नहीं होती है, इसलिए बी ऑप्शन अपना सही रहेगा। देखो यूपीएससी 2015 में पूछा गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि यूपीएससी के भी तो प्री एग्जाम में जनरल साइंस होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 रहेगा, लोहे की जंग डैश डैश होती है, रासायनिक प्रक्रिया यानी रासायनिक रिएक्शन, यानी लोहे पर कोई भी जैसे लोहे का पोल है, कुछ भी है, लोहे की कोई वस्तु है, तो उस पर जो जंग लगता है वो क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, वो एक रासायनिक प्रक्रिया। आगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जिसमें मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है और भौतिक अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। 264 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में डैश डैश दोनों की आवश्यकता होती है। वायु में ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। देखो यानी कोई लोहे की वस्तु है उस पर जंग कब लग सकता है, ठीक है, उस पर जंग लगने की दो कंडीशन होती है, या तो वातावरण में ऑक्सीजन है और वातावरण में नमी भी होती है। तो इसलिए वातावरण में कोई भी मतलब लोहे की वस्तु पड़ी रहती है, तो जैसे नमी हुई, नमी एक तो शाम के समय में ओस है, मतलब रात के समय में ओस है, सुबह सुबह में ओस गिरती है तो नमी मिल जाती है, वातावरण में बादल छाए रहते हैं तब, और ऑक्सीजन तो होती है। इन दोनों मिलके उस लोहे के साथ में Fe के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, Fe के साथ में रिएक्शन करते हैं और फेरस जल योजित ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका, फेरस जल योजित ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो कि जंग की प्रक्रिया है। तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद में है 55 नंबर का क्वेश्चन आपका, लोहे में जंग लगने से क्या होता है। लोहे में जंग लगने से क्या होता है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। लोहे में जंग लगने से क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। 55 का सही आंसर सी होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया। इसके बाद जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, उसका वजन क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, क्योंकि उस पर एक परतें निर्माण हो जाएगी। ऑक्सीजन और जो उपस्थित नमी है लोहे के साथ क्रिया करके उसे पपड़ी के रूप में, हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो लोहा क्या होता है, एक बार तो लोहे का वजन ज़रूर बढ़ता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो लोहा क्या करता है, धीरे धीरे मतलब क्या उसके परतें उचकने लगती है और वो नष्ट होने लगता है। 257 नंबर का क्वेश्चन है, जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है कब। तो देखो कील के भार में बिना कोई परिवर्तन हुए तो बिल्कुल गलत है, भार तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, भार में कमी नहीं होती, कोई परिवर्तन होता है तो कील के भार में बढ़त के साथ, ठीक है, कील के भार में क्या हो जाएगा, बढ़त। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जंग लगता है चाहे लोहे का पोल हो, चाहे लोहे की कील है, चाहे लोहे की वस्तु है, स्टार्टिंग में जंग लगा तो परतें बनेगी, और जैसे ही परतें बनी तो आयरन ऑक्साइड बना, इसका मतलब भार बढ़ेगा, और कुछ समय बाद धीरे धीरे वो पपड़ी की पपड़ी उतरती रहेगी, जिससे लोहा खत्म होता जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तु पर डैश डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती थी जंग लगने से। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपको कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण, जिसमें जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये कोई लोहे की वस्तु है जो कि माना कि बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, इस वस्तु का हमें संरक्षण करना है, इसको सुरक्षा प्रदान करती, तो जेडन धातु की इस पर क्या करेंगे, पतली परत चढ़ा देंगे। इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है इस जंग लगने से बचाने के लिए। इसके बाद में 59 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। जी सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का।
259 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टंगस्टन। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, तो तांबे का। तो 260 का सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तांबे धातु का। यानी मानव ने इस धरती पर सर्वप्रथम तांबे धातु का उपयोग किया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 261 नंबर का क्वेश्चन रहेगा अपना। 261 नंबर का क्वेश्चन है, मेलेकाइट डैश डैश का एक अयस्क या खनिज है। यानी मेलेकाइट किसका खनिज है, तो ये कॉपर का, मतलब अयस्क है। ये किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क कौन सा हो जाएगा, मेलेकाइट। ये भी क्वेश्चन याद रखें आप। जितने भी प्रकार के अयस्क है उनको सभी को याद रखना है। वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है। देखो, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों ही सिल्वर कलर की होती हैं। पैलेडियम और प्लेटिनम दोनों ही सिल्वर कलर की होती है। निकल और जिंक दोनों ही सिल्वर कलर की होती है। लेकिन तांबा और जो सोना होता है वो पीले कलर की होती है। कैसे पीले कलर की होती है, इस कारण ये सिल्वर कलर की नहीं होती थी। यहाँ पे बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 262 का सही आंसर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 63 रहेगा। नीलात होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीलात होता क्या है, ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीलात होता कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि कॉपर का थोड़ा बहुत कलर कैसा होता है, नीले कलर का। कॉपर का कलर कैसा होता है, नीला, इसलिए इसको कॉपर सल्फेट को नीलात होता भी कहा जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। ये क्वेश्चन RS प्री में आ चुका है, ठीक है। ये देखो, BSSC में 2016 में भी पूछा गया है, बिहार SSC में कह सकते हैं अपन इसको। देखो, तांबा और जस्ता, ठीक है, किसका है, तांबा और जस्ते का इसमें आ जाएगा। पीतल एक मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है, तो ये तांबे और जस्ते का। तो इसमें जो तांबा होता है वो तो 80% होता है और जस्ता होता है वो 20% होता है। कुल मिला के 100% मिल जाता है और पीतल बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हो जाएगा, कांसा मिश्र धातु है, किसका एलोई है, यानी किसका। कांसा एक मिश्र धातु किसका, तांबा और टीन का। तांबा और जस्ता किसका था। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पुनः रिपीट करते हैं अपन। देखो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो तांबे और जस्ते का। इसके बाद में ये पूछा गया है कि कांसा किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का कांसा मिश्र धातु है। 65 का सही ऑप्शन आपका ए रहेगा। गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है, अभी मैंने बताया था जिस तरह से लोहे की कोई पतली लोहे की कोई वस्तु है, इसको जंग से बचाने के लिए जिंक की पतली परत, जिंक लेपित लोहा, जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे जिंक अपना ऑप्शन होगा बी। जिंक लेपित जो लोहा होता है वो गैल्वेनाइज्ड लोहा कहलाता है। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जिंक की किसकी कोटिंग चढ़ाई जाती है, कोटिंग का मतलब होता है उस पर लेयर चढ़ाना, पतली परत चढ़ाना, कोटिंग कहलाता है। किसकी चढ़ाई जाती है, जिंक की। डी ऑप्शन सही होगा। वह धातु जो एसिड और एल्कली यानी क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है वो जिंक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, जिंक हो जाएगी। ए ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान रखें। देखो, निम्न में से कौन सी धातु है जो एसिड और क्षार के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन, देखो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। जिंक एक ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन गैस देती है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाया जाता है। देखो, फास्फोरस से, सिलिकॉन से और गंधक से हम हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके लवण नहीं बना सकते। पुनः बता रहा हूँ, फास्फोरस है, सिलिकॉन और सल्फर, गंधक का मतलब है सल्फर, इनसे हम हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके लवण नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो जस्ता है यानी जिंक, Zn का मतलब होता है जिंक, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक लवण का निर्माण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त होता है, तो यहाँ जियोलाइट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जियोलाइट का उपयोग किया जाता है, किसका, जियोलाइट का उपयोग किया जाता है जल शोधन में। तो 270 का सही आंसर बी होगा, जियोलाइट। 71 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। यशद पुष्प कौन सा,
जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहते हैं। 271 का सही आंसर सी होगा, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहा जाता है। इसके बाद में 72 नंबर का क्वेश्चन है, कृंतकनाशी या रोडेंटनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रोडेंटनाशी के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। 272 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है रोडेंटनाशी के रूप में। 73 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? यशद लेपन। देखो अब यशद लेपन आप सोचोगे क्या, ये ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इसको हिंदी में यशद लेपन कहते हैं और इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। और हिंदी में क्या इंग्लिश में इसको मतलब केमिस्ट्री की भाषा में इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है और हिंदी में इसको यशद लेपन कहा जाता है। तो यहाँ पे 273 का सही आंसर सी होगा, यशद लेपन। 74 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाता है? जिंक और कार्बन, यानी जिस तरह से टॉर्च के जो सेल होते हैं, जिंक और ये मतलब ये टॉर्च मान लो, इसके दो टर्मिनल होते हैं। एक तो आपने देखा होगा टोपीनुमा भाग होता है और इस तरह से यहाँ पे एक प्लेट लगी रहती है जो जर्मेनियम मतलब कहने का मतलब है एल्यूमिनियम जैसी दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है जिंक और कार्बन की होती है। किसकी होती है? वो एक तो ऊपर कार्बन की टोपी होती है और यहाँ पे जो होती है वो टर्मिनल होता है वो जिंक का होता है, या शेल में इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है। देन इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 75 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी नोबल धातु है? देखो गैस नहीं पूछी है, उत्कृष्ट धातु नोबल गैस तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये हम जानते हैं कौन कौन सी हो जाती है। हीलियम है, नियोन है, फिर आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जीनॉन है, ये हम जानते हैं कि ये उत्कृष्ट गैसें होती है। लेकिन यह धातु पूछी है तो धातु होती है चांदी। 75 का सही आंसर बी होता है, चांदी एक नोबल धातु कहलाती है। इसके बाद में है, निम्नलिखित में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो चांदी होती है, ठीक है। देखो माइका नहीं हो सकता है तो तांबा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें, देखो चांदी इस पूरी दुनिया में जो चांदी एक ऐसा तत्व है, चांदी एक ऐसा धातु है जो सर्वाधिक विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सर्वाधिक विद्युत को प्रदर्शित कर सकता है, विद्युत धारा का अच्छा प्रवाह कर सकता है। लेकिन पहला रीज़न ये है, ये एक महंगी धातु है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि चांदी की सारी वायरिंग बना दें। दूसरी बात ये है कि चांदी की अगर वायर बना दी या तार बना दिए, ठीक है, बिजली के जो पोल हैं उन पे चांदी लटका दी तो क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएंगे। चोरी का खतरा, एक्सपेंसिव है एंड चोरी होने का डर है, दो कारण हैं इसके वजह से उपयोग नहीं करते। और आपने घरों में कॉपर, एल्यूमिनियम के और तांबे के और एल्यूमिनियम के वायर देखे होंगे। लेकिन आज याद रखना आप, सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी होता है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, देखो चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद में काले क्यों पड़ जाते हैं? तो बी ऑप्शन सही है। में चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण क्या होता है? चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसलिए ये काले पड़ जाते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है, फोटोग्राफियो प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे क्या होते हैं? हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है। क्या होती है? हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। फोटोग्राफी में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि हाइपो सॉल्यूशन में विलय होने के कारण। 79 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड, कौन सा होता है? इसी को हाइपो सॉल्यूशन भी कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को ही हाइपो सॉल्यूशन कहा जाता है। फोटोग्राफी में आप इतना याद रखना, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है।
निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, AgI का उपयोग किया जाता है, ये सिल्वर आयोडाइड कहलाता है। याद रखना अच्छे से, सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, इस केमिकल का यूज़ किया जाता है। 81 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से एक रजत यानी सिल्वर नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, UPPSC 2007 में आ चुका है। ये जो है जर्मन सिल्वर, यहाँ पे RS में भी क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से कोई क्वेश्चन मिल जाएगा RS का। पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। देखो, निम्नलिखित में से रजत यानी सिल्वर नहीं है। देखो, हॉर्न सिल्वर भी सिल्वर होता है, रूबी सिल्वर भी सिल्वर है, लूनर कास्टिक भी सिल्वर है, लेकिन जर्मन सिल्वर सिल्वर नहीं है। लेकिन जर्मन जो सिल्वर है वो सिल्वर नहीं है। अब क्यों नहीं है इसका कारण देखिए, एक दो क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। यहाँ से याद रखना, जर्मन सिल्वर नहीं है, कारण ये है कि ये क्या करते हैं, ये सजावटी सामान होता है एक तरह का। जर्मन सिल्वर क्या है, ये सिल्वर कलर का दिखता है, लेकिन ये सजावटी सामान है, वास्तव में चांदी नहीं है। लेकिन हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर को लूनर कास्टिक ये सिल्वर ही है। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन RS में भी आई थिंक पूछा गया था। हाँ, ये आगे क्वेश्चन देखो, RS RT 2007 में, अभी फ़िलहाल में एक बार और, ये तो 2007 काफ़ी लेट है, लेकिन अभी बीच में कोई एक बार और एग्ज़ाम हुआ था जिसमें ये जर्मन सिल्वर के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, देखो, तांबा 50% होता है, जिंक 20% होता है और निकल 30% होता है। देखो, कहने का मतलब जर्मन सिल्वर में क्या होता है, 50% तांबा, 30% तो निकल होता है, Na, निकल का मतलब Na सिंबल है, और 20% होता है आपका जस्ता Zn। ये मिला के 100% बन के क्या बन जाता है, जर्मन सिल्वर। अर्थात इसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता है। क्या होता है, तो तांबा होता है, जस्ता यानी जिंक होता है, और निकल यानी Na होता है। और ये प्रतिशत की मात्रा भी याद रखना, 50%, 20% और 30% होता है। 83 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, ये जर्मन सिल्वर से फिर क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि जर्मन सिल्वर इंपॉर्टेंट है आपका। जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्राओं, धातुओं आदि बनाने में होता है। मैंने आपको बताया सजावटी सामान के रूप में इसका उपयोग होता है। और इसको नाम देने का क्या कारण रहा, तो देखो, ये सिंपल सा C ऑप्शन है। ये देखने में चांदी जैसी होती है। आप बस इसको याद, क्वेश्चन को पढ़ लें और इसका आंसर याद रखें। जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तु, मुद्रा, धातु, आभूषण आदि बनाने में होता है। इसको नाम देने का कारण क्या था, ये दिखने में चांदी जैसा है, इसलिए ये नाम देने का कारण रहा। और किससे बनता है, तो ये अपने याद रखना, तांबा, जस्ता और निकल। एल्यूमिनियम इसमें नहीं होता और ना ही चांदी होती है। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड की। किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? तो Ag क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं ना अपन, सिल्वर ब्रोमाइड AgI। तो यहाँ पे रजत दिख रहा है, रजत का मतलब रहता है चांदी। रजत का मतलब क्या कहलाता है, रजत यानी चांदी कहलाता है, और चांदी का सिंबल होता है Ag। तो ये फोटो फिल्मों में उपयोग होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 86 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? देखो, ऑप्शन दे रखे हैं, अगर चांदी, लोहा, तांबा और सोना, इसमें आप सोचोगे, अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा इससे पहले, आप यही सोचोगे कि लोहा भारी होता है और सोना हल्का होता है, लेकिन ऐसा नहीं। लोहे से भी जो सोना होता है वो भारी होता है, ठीक है, क्योंकि इस सबसे भारी धातु पूछी गई है, चांदी, लोहा, तांबा, इन सभी में से सोना भारी होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एल्यूमिनियम है, लोहा है और सीसा है, ये एक अयस्क के रूप में मिलते हैं। लेकिन जो सोना होती है वो भूपर्पटी में नहीं, ये किसी के साथ साथ उपस्थित होते हैं, लेकिन सोना बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। तो कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में मिलती है? सोना स्वतंत्र अवस्था में मिलती है।
धातुओं का राजा किसे कहते हैं, यानी धातुओं का राजा कौन है? तो सभी जानते हैं सोना काफ़ी महंगा है, इसके कारण धातुओं का राजा भी कौन कहलाएगा? सोना। सोने को क्या कहते हैं? क्या है? ओरम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरम। प्रतीक चिन्ह क्या है? एयू। प्रतीक चिन्ह क्या है? एयू, और इसको ओरम कहा जाता है। 89 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सोने को घोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। देखो बीपीएससी में, आरआरबी, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। 3 भाग तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और 1 भाग नाइट्रिक एसिड लेंगे, तब जाके हम सोने को घोल सकते हैं। यानी जब सोना घोला जाता है तो उसमें किस केमिकल का यूज़ किया जाता है? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग में नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो सी ऑप्शन अपना सही रहेगा। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है, यानी क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो जो पारा होता है, पारा यानी मरकरी, मरकरी यानी Hg, ठीक है। पारा या मरकरी जिसका प्रतीक चिन्ह Hg होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। 90 का सही ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पारा, पारद, पारा या फिर Hg या मरकरी। एक ही बात देखो, पारद बोलो, पारा बोलो, Hg बोलो या मरकरी बोलो, बात एक ही है। ये एक ऐसी धातु होती है जो कमरे की अवस्था पर क्या रहती है? कमरे के जो तापमान है उस तापमान पर लिक्विड अवस्था में रहती है, और इसी को हम थर्मामीटर में भी भरा जाता है। जो थर्मामीटर होता है उसमें भी भरा जाता है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? देखो पारद की बात आ गई, यानी मरकरी, तो यहाँ पे मरकरी ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। एल्यूमिनियम, चांदी और सोना तो होगा ही नहीं, हमें मिश्रित धातु बनाती है, तो कौन सा? पारा यानी Hg हमें राइट करना होगा। 92 का सही आंसर डी होगा, पारा। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, यानी कोई भी अमलगम है उसमें हमेशा साथ में कौन होता है? देखो अमलगम अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका मुख्य तत्व मरकरी Hg होता है। क्या होता है? मरकरी या Hg होता है। तो अमलगम का मुख्य घटक पूछा गया है, मरकरी Hg होता है। देखो जिंक अमलगम भी होता है, इसके बाद कॉपर अमलगम भी हो सकता है, लेकिन मुख्य घटक आपका मरकरी ही होता है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था जो भी थर्मामीटर थे, जैसे मतलब शरीर का बॉडी नापने के लिए जो बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मामीटर उपयोग किए जाते हैं, बुखार में बेसिकली जिस हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का, Hg का, यानी मरकरी भरी रहती है उसमें उस थर्मामीटर के अंतर्गत। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? ये मरकरी सेकंड सल्फाइड है। देखो अगर ये मरकरी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो सिंदूर हानिकारक होता है लगाना, ठीक है। तो इसलिए आजकल देखो कंपनी में जो सिंदूर उपयोग होते हैं, यदि इनके मात्रा मरकरी की ज़्यादा हुई तो ये मरकरी की मात्रा अपने लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इसमें मरकरी बहुत ही घातक तत्व होता है। और वर्तमान में जो थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जा रहा है, थर्मामीटर का और इसमें अगर गवर्नमेंट इसका मतलब बंद भी करना चाह रही है जो थर्मामीटर होते हैं, क्योंकि इसमें पारा होता है। क्या होता है? पारा। और अगर ये मरकरी शरीर के अंदर चली गई तो इनका अपघटन नहीं होता और शरीर में नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमें याद रखना है सिंदूर का रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर का नाम क्या है? मरकरी सेकंड सल्फाइड इसका नाम होता है। 95 का ऑप्शन डी रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना 96 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वो रखा जाता है दीवार को गीला नहीं करता? तो पारा। क्या ऑप्शन? देखो पानी भी गीला कर लेता है, अल्कोहल यानी दारू भी गीला, और फिनाइल भी गीला करता है। लेकिन जो पारा होता है, जो थर्मामीटर की दीवारें देखना, आप कभी डॉक्टर के पास जाओ तो थर्मामीटर लेके देखना, उसमें जो पारा होता है वो मतलब पानी लिक्विड के रूप में इस साइड आ जाएगा, लेकिन वो कभी उस दीवार को गीला नहीं करता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, पारा। इसके बाद में आपका हो जाए कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो लेड टेट्रा इथाइल का, देखो एल्कोहल का प्रयोग क्या करेंगे कार में हम? तो श्वेत पेट्रोल, थोड़ा ये सोच सकते हैं हम, ब्यूटेन ये नहीं हो सकता है, तो टेट्रा इथाइल का। देखो 97 का ऑप्शन सी होगा, लेड
टेट्रा इथाइल का प्रयोग करते हैं कारों में नॉकिंग से बचने के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है टेट्रा इथाइल लेड, TEL का मतलब होता है टेट्रा इथाइल लेड, निम्नलिखित में से क्या होता है। तो टेट्रा इथाइल लेड अभी हमने ऑप्शन में पढ़ा था। देखो फोसिल ईंधन दहन में उत्प्रेरक, देखो ईंधन दहन में उत्प्रेरक नहीं है ये। इसके बाद प्रति ऑक्सीकारक, ये दो ऑप्शन तो हो गए नहीं। हम यहाँ बात कर लेते हैं सी ऑप्शन, अविस्फोटक, अपस्फोटक रोधी यौगिक के रूप में होता है। ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड का सी ऑप्शन सही होगा। अपस्फोटिक रोधी यौगिक के रूप में इसका उपयोग होता है, नॉकिंग से बचने के लिए इसका उपयोग होता है, कहने का मतलब। 99 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस में शीशे यानी लेड की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो लेड की जो मात्रा पाई जाती है वो सी ऑप्शन होगा। उच्च ऑक्टेन वाले जो ईंधन होते हैं उसमें शीशे या लेड की मात्रा बहुत अधिक होती है और यही प्रदूषण का सर्वाधिक कारण होता है। ठीक है, जो गाड़ियों के द्वारा प्रदूषण होता है उनके शीशे में लेड की मात्रा होती है। तो उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन होता है उसमें शीशे या लेड की मात्रा अधिक होती है। और आज की अपनी इस क्लास में जो पार्ट नंबर 3 उसका अंतिम क्वेश्चन है, 300 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्यूज तार किससे बनी होती है। तो फ्यूज तार टीन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है। किसके, तो 300 का ऑप्शन बी सही होगा। जो फ्यूज की तार होती है आपके घरों में वो टीन और शीशे की मिश्र धातु की बनी हो रहती है। इस प्रकार आज हमने पार्ट नंबर 3 कवर कर लिया है। इस पार्ट नंबर 3 में हमने 201 से लेके 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया है। इस तरह हमने 3 क्लास में 300 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। हमें टोटल 8 क्लास करनी है और 8 क्लास में 800 क्वेश्चनों को कवर करना है। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।